नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं सामान्य जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं अपने चैनल पर रेगुलर रूप से 500 प्लस जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनकी सीरीज आपके लिए लाई जा रही है, जिसमें ये मॉडल पेपर आपके लिए कंटिन्यू मंडे टू सैटरडे चलते हैं। और दोस्तों जो आपके संडे की क्लास रहती है उसमें आपको मिक्स क्लास देखने को मिलती है, और उस मिक्स क्लास में आप देखते हैं कि सभी सब्जेक्ट के आपको प्रश्न पेपर के पैटर्न के आधार पर दिखाई मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, रेगुलर रूप से आपको क्लासें अटेंड करनी है। कल अपनी जो क्लास थी दोस्तों उसमें अपन ने कुछ इंडिया जीके और इंटरनेशनल जीके से रिलेटेड प्रश्न किए थे, और आज भी उसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाएंगे। कल से जो अपनी क्लास रहने वाली है दोस्तों वो राजस्थान विशेष रहने वाली है। अपन राजस्थान जीके पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, अभी तक दोस्तों अपन ने जितनी भी क्लासें की है उसमें अपन ने इंडिया जीके के बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी ली है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो। ठीक है, अब अपन थोड़ा बहुत राजस्थान जीके की तरफ भी ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ। जो पहला प्रश्न है आज का दोस्तों जो पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से बताना है, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर काठियावाड़ तट। चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों। चलिए आप जानते हैं जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है, जो आपका दक्षिण भारत है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर जो ज़िले जो हैं, कुछ राज्य जो है दोस्तों वो क्या है, समुंदर से सीमा बनाते हैं, उनको अपन तट सीमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब पूछा जाता है दोस्तों कितने जो राज्य है जो तटीय सीमा बनाते हैं, तो आपको याद रखना है पहला जो राज्य आता है आपका वो आता है गुजरात। क्या आता है आपका, गुजरात नंबर 1। दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है महाराष्ट्र। क्या याद रखना है आपको, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है गोवा। तीसरे नंबर पर क्या याद रखना है आपको, गोवा। चौथे नंबर पर आपको याद रखना है कर्नाटका। चौथे नंबर पर आपको याद रखना है आपको कर्नाटक। ठीक है, पाँचवें नंबर पर आपको याद रखना है केरल। पाँचवें नंबर पर क्या याद रखना है आपको, केरल। ये सभी जो आपके राज्य है वो किस सीमा पर आते हैं, पश्चिमी तटीय सीमा पर आते हैं। ठीक है, ये 5 राज्य तो इधर आते हैं। अब बात करते हैं पूर्वी तटीय सीमा पर कौन कौन से आपको राज्य देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों याद रखना है आपको तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु। इसके अलावा आप ऊपर जाएंगे तो आपको आएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो उड़ीसा, और इससे ऊपर जब आप जाएंगे तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। मतलब देखा जाए तो दोस्तों 5 इधर और 4 इधर, कुल कितने राज्य जो भारत के तटीय सीमा बनाते हैं, तो आपको याद रखना है कुल 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो कि समुद्र से सीमा बनाते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है तेलंगाना जो है वो आपके तटीय सीमा नहीं बनाता है, उसकी कोई भी सीमा जो है वो समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है। तो दोस्तों याद रखना है गुजरात की है, और दूसरे नंबर पर किसकी है, तो वो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश की है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो आपने अभी देखा कि जो तटीय सीमा है इसको कई भागों में बांटा गया है, कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण और काठियावाड़। ठीक है, ऐसे ही कई नाम दिए हुए हैं। तो दोस्तों याद रखना है जो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो एरिया है उसको अपन कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। अब बात करते हैं मालाबार तट किसे कहते हैं, तो केरल का जो तट होता है उसको क्या कहते हैं, मालाबार तट। क्या कहते हैं, मालाबार तट केरल वाले को कहते हैं। कोंकण किसको कहते हैं, काठियावाड़ किसको कहते हैं, तो काठियावाड़ आप कहते हैं गुजरात वाले को, और कोंकण जो है वो आपके जो गोवा वाला एरिया है उसको अपन क्या कहते हैं, कोंकण तट बोलते हैं। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। चलिए उड़ीसा के जो आसपास का जो तटीय क्षेत्र है उसको अपन उत्कल तटीय क्षेत्र भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न अपन ने एक पढ़ा, लेकिन उससे संबंधित अपन ने बहुत सारे प्रश्नों को अपन ने कवर किया है। चलिए नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, जल्दी से बताना है, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या फिर उपरोक्त सभी। देखिए कई सारी क्रांतियाँ आपसे पूछी जाती है दोस्तों। नीली क्रांति का जो संबंध है आपको याद रखना है मत्स्य पालन से। किससे है, मछली पालन या फिर मत्स्य पालन किससे संबंधित है, आपके नीली क्रांति। इसी तरीके से आपसे पूछी जाती है दोस्तों लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है टमाटर से संबंधित कौन सी है, लाल क्रांति है। पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, तो पीली क्रांति आपको याद रखना है दलहन से संबंधित है। किससे, दलहन से संबंधित है।
इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति आपके आलू से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके है, जो रजत क्रांति है वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो रजत क्रांति आपके अंडे से संबंधित है। ठीक है, रजत आपके किससे संबंधित है, अंडे से संबंधित है। और मसाले के लिए कौन सी क्रांति प्रसिद्ध है दोस्तों, तो वो है आपके बादामी क्रांति। कौन सी है, बादामी क्रांति प्रसिद्ध है, ये आप सभी को लिखना है। लाल क्रांति मांस और टमाटर दोनों के लिए आती है, पीली दलहन के लिए आती है, आलू के लिए गोल क्रांति है, रजत जो है वो अंडे के लिए क्रांति होती है, और बादामी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है, आपके मसालों से है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करते हुए चलना है। ठीक है, प्रश्न मैंने आपको कहा था 500 प्रश्न तो मैं आपको रिटर्न में करवाऊंगा। इसके अतिरिक्त आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे ना, तो आपको पास कम से कम 1000 से ज़्यादा प्रश्नों का स्टॉक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है, बिहार, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। जी दोस्तों, याद रखना है, सर्वाधिक जो मूंगफली आपका उत्पादन होता है वो आपके गुजरात में होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गुजरात में भी कौन सी जगह जो है मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है राजकोट। कौन सा याद रखना है आपको, राजकोट आपको याद रखना है। बीकानेर में, अपने राजस्थान में बीकानेर में मूंगफली अच्छी तरीके से होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। राजस्थान का जो राजकोट है वो किसे कहते हैं, बीकानेर को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, बृहस्पति, शुक्र, शनि या फिर मंगल। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो है आपके शुक्र। कौन सी है दोस्तों, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम क्या है, बृहस्पति। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के। वलय आकार में कौन सा ग्रह है, तो आपको याद रखना है, मतलब ये ग्रह है और इसके चारों तरफ वलय बनी हुई है, तो ये कौन सा ग्रह है, आपके शनि, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफिरोल, टोकोफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर रेटिनॉल। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। विटामिन ई जो है दोस्तों, याद रखना है, सुंदरता का विटामिन होता है। इसकी कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको वैज्ञानिक रूप में अपन क्या कहते हैं, तो टोकोफेरोल कहते हैं। क्या कहते हैं, टोकोफेरोल कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड कई बार पूछा जाता है, ये किसका नाम है, विटामिन सी का नाम है। और रेटिनॉल किसे कहते हैं, तो विटामिन ए को कहते हैं। किसको कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं। और कैल्सीफिरोल किसको कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है, रिकेट्स, जिससे हड्डियां अपनी कमज़ोर हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, विटामिन सी, इसकी कमी से अपने मसूड़े में सूजन आ जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, याद रखना है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है, अपनी आंखें प्रभावित होती हैं। आंखों से संबंधित जो रोग होते हैं वो कौन सी विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन ए की कमी से होते हैं। और एक विटामिन आपसे बार बार पूछा जाता है दोस्तों, कि विटामिन जो के है इसका उपयोग कहाँ आता है, तो दोस्तों विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में काम में आता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन काम में आता है, तो विटामिन के, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। जी दोस्तों, ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि दलदली भूमि के अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपके जुगाली करने वाले जानवर हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है, तो आपको वो ये भी याद रखना है, उससे भी कौन सी गैस निकलती है, आपके मीथेन गैस निकलती है, ये आपको याद रखना है। चलिए, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है, जल्दी से बताना है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है। चलिए, भारत में अगर हरित क्रांति के जनक पूछे तो दोस्तों वो है M.K. स्वामीनाथन। ठीक है, और अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो वो है आपके नॉर्मन बोरलॉग, ये भी आपको याद रखना है। पूरे विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, और सिर्फ भारत में पूछे तो M.K. स्वामीनाथन। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, पूरे विश्व में हरियाली एकदम नॉर्मल बात है,
ठीक है। लेकिन भारत में जो हरियाली करता है, जो पेड़ पौधों की सेवा करता है, उसको अपन क्या मानते हैं, स्वामी मानते हैं, है ना। विश्व में पेड़ पौधों को क्या मानते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। और जो भारत है उसमें पेड़ पौधों को क्या मानते हैं, स्वामी मानते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हरित क्रांति के अलावा आपसे पूछा जाता है श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना है दोस्तों। श्वेत क्रांति के जो जनक है उनका नाम है वर्गीज कुरियन। क्या नाम है, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, तो याद रखना है श्वेत क्रांति आपके दुग्ध से संबंधित है, दूध से संबंधित है, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी से कौन सी गैस थी जो कि वहाँ से निकल गई थी, जिससे कई लोगों की मृत्यु हुई थी दोस्तों, कई जने मर गए थे भोपाल गैस त्रासदी के कारण। तो आपके सामने ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल एल्कोहल या फिर बेरियम क्लोराइड। आपसे ये सन भी पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है वो कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। और इसमें कौन सी गैस निकल गई थी दोस्तों, तो याद रखना है आपको मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको अपन CFC कहते हैं, ये कौन सी गैस कौन सी परत के लिए हानिकारक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ओजोन मंडल के लिए जो कौन सी गैस उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष होती है, आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है 1905, 1906, 1923 या फिर 1929। जी दोस्तों, बात करें 1905 में क्या होता है, तो 1905 में आपके बंगाल विभाजन होता है। देखिए लिख लीजिए, बंगाल विभाजन किस वर्ष होता है, तो 1905 में, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है 1906 में क्या होता है, तो 1906 में आपको याद रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 1906 में होती है, ठीक है। 1923 में आपको बताना है दोस्तों, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी बनवाई, कौन सी पार्टी की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। और 1929 में कौन सा ऐसा अधिवेशन हुआ था जिसमें भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था कांग्रेस के द्वारा। और 1930 में पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस भी बनाया गया था, वो तारीख कौन सी थी दोस्तों, 26 जनवरी 1930, है ना। तो 1929 में क्या हुआ था, 1923 में क्या हुआ था, कौन सी पार्टी बनी थी 1923 में, ये आपको बताना है। चलिए मैंने आपको बोला था दोस्तों, जितने भी आपके रिलेटेड सन है हिस्ट्री से रिलेटेड, उनको क्या करो, 1900 के बाद के जितने भी है ना, उनको एक पेपर में लिख लो। ज़्यादा से ज़्यादा आप पाएंगे कि 20 से 25 सन ऐसे हैं जो आपको याद करने रहेंगे। तो वो जब एक पेपर में लाइन वाइज रहेंगे ना, तो दोस्तों याद हो जाएंगे। चलिए भारत का प्रथम वायसराय कौन था, जल्दी से बताना है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम हार्वे या फिर लॉर्ड रिपन। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, जो आपके भारत के प्रथम वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये डलहौजी वही है जिसने हड़प नीति लाई थी। हड़प नीति किसके द्वारा लाई गई थी दोस्तों, तो याद रखना है आपको, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। भारत में पहली ट्रेन जो है दोस्तों, वो किसके कार्यकाल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी, ये भी आपको याद रखना है। भारत में पहली जो जनगणना है वो किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इसके कार्यकाल में क्या हुई थी दोस्तों, जनगणना, ठीक है। अब लॉर्ड डलहौजी को आपको याद रखना है। और विलियम हार्वे जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने रक्त जो परिसंचरण है उसकी खोज की थी, विलियम हार्वे ने। चलिए अभी तो और है क्वेश्चन, क्लास ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। चलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था, जल्दी से बताना है दोस्तों। आप सभी जानते हैं अकबर के कितने रत्न थे, 9 रत्न थे। उसमें से टोडरमल जो था वो क्या था दोस्तों, जैसे आप पढ़ते हैं तानसेन जो था दोस्तों वो संगीतज्ञ था, है ना। जो आपके मान सिंह था वो सेना अधिकारी था।
इसी प्रकार से आपको याद रखना है दोस्तों, जो टोडरमल था, जो टोडरमल जी जो थे वो भू राजस्व व्यवस्था को संभालते थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया गया था? जी दोस्तों, ऐसा मुगल बादशाह जिसने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को, जो हिंदू तीर्थ पर जाते थे उस पर टैक्स लिया जाता था, उसको समाप्त कर दिया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है अकबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, किस वायसराय ने विलय की नीति लागू की थी? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 4, जल्दी से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड रिपन। जी दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है विलय की नीति, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं हड़प की नीति, या इसी को ही क्या कहते हैं डॉक्ट्राइन लॉ जो कहते हैं वो भी इसी को ही कहते हैं दोस्तों। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया था? अभी अपन बात कर चुके हैं लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ठीक है, ये अपन को सही कर लेना है। लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? तो अपन को याद रखना है दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन थे जो भारत के जब आज़ादी हुई थी ना उस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी पूछा जाता है भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो किस वाइसराय की देखरेख में हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के देखरेख में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड रिपन। अपन बात कर चुके हैं इनके कार्यकाल में सर्वप्रथम क्या होती है दोस्तों? जनगणना होती है। और जो 10 के आधार पर जो जनगणना होती है दोस्तों वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है, ये भी आपको याद रखना है। भारत की जो पहली जनगणना थी वो कब होती है? तो वो आपको याद रखना है 1872 में होती है। और जो 10 के आधार पर पहली जनगणना होती है वो होती है 1881 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके आधार पर अपन 10 साल में, हर 10 साल में क्या करते हैं दोस्तों? जनगणना करते हैं। जो आपके 2021 की जो जनगणना है वो कोरोना के कारण नहीं हो पाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है दोस्तों? जल्दी से बताना है दोस्तों। ऋषभदेव, गौतमेश्वर, महावीर स्वामी, या फिर पारसनाथ। जी दोस्तों, याद रखना है कर्नाटक का जो श्रवणबेलगोला में जो मंदिर स्थित है, जैन मंदिर स्थित है, वहाँ पर एक बहुत ही विशाल प्रतिमा है दोस्तों। वो किसकी है? तो गौतमेश्वर की है। किसकी है दोस्तों? गौतमेश्वर की है, ये आपको याद रखना है। ऋषभदेव कौन थे दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है फर्स्ट जैन तीर्थंकर कौन थे? तो आपके ऋषभदेव थे। जैन तीर्थंकर कौन थे? तो वो आपके ऋषभदेव थे, ये आपको याद रखना है। महावीर स्वामी कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे, ये भी आपको याद रखना है। और 23 नंबर पर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। चलिए जी दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आपको बताना है। भारत में पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बताना है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष, या फिर 25 वर्ष। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, पंचायत का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और यदि आपको वोट देना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? आप जानते हैं दोस्तों, जो फसलें हैं अपन को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, रबी, खरीफ और जायद, है ना। ये 3 फसल में बांटते हैं, 3 तरीके की फसल में बांटते हैं। अब आपसे पूछा है दोस्तों, जून से सितंबर के दौरान जब कोई फसल तैयार होती है जिसको अपन अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं दोस्तों, तो ऐसी फसल क्या कहलाती है? तो ऐसी फसल जो अपने राजस्थान में सर्वाधिक होती है उसका नाम है खरीफ की फसल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो लगभग फरवरी मार्च के आसपास काटी जाती है उसको क्या कहते हैं? आपके रबी की फसल कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किसको दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, रियासतों का एकीकरण करना है ना दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा, देश के गृह मंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो आपसे सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि आज़ादी के बाद देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, या फिर देश के एकमात्र उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है। तो दोस्तों याद रखना है, जो हैदराबाद की रियासत थी, वहाँ के जो नवाब थे वो नहीं चाहते थे कि हम भारत में रहें, वो चाहते थे या तो हम पाकिस्तान में जाएं या फिर एक हम अलग से देश बनाएं। तो उसको, हैदराबाद को अपने भारत में मिलाने के लिए पुलिस कार्रवाई से उसे मिलाया गया। ठीक है, और उसका जो संबंध है दोस्तों, उस ऑपरेशन को कहते हैं ऑपरेशन पोलो। ये भी आपको याद रखना है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो हैदराबाद से संबंधित है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, हीरालाल शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, याद रखना है, आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। पूछा जाता है कि इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, ये अपने नाम के आगे राजा क्यों लगाते हैं। इनकी जो राजा की उपाधि है वो दी गई थी दोस्तों अकबर सेकंड द्वारा। किसके द्वारा, अकबर सेकंड द्वारा ये उपाधि दी गई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए, सती प्रथा को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना काम किया है दोस्तों, याद रखना है। करंट से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पीटीटी के लिए ही नहीं सभी परीक्षाओं के लिए, और सभी को पता भी होना चाहिए दोस्तों। चलिए, कुश्ती, जेवलिन थ्रो, शूटिंग, रेसलिंग, सभी जानते हैं दोस्तों। नीरज चोपड़ा, इनका जो उपनाम है वो क्या रख दिया गया है दोस्तों, गोल्डन बॉय। क्या रख दिया है दोस्तों, गोल्डन बॉय। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, इसमें इन्होंने क्या किया है दोस्तों, गोल्ड मेडल हासिल किया है। कौन सा मेडल हासिल किया है दोस्तों, गोल्ड मेडल हासिल किया है। और वो किस गेम से दोस्तों संबंधित है, तो जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक। ठीक है, इंग्लिश में जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक से ये संबंधित है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो किससे है, जेवलिन थ्रो या फिर भाला फेंक से। कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल। कौन से ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, अभी तक भारत ने व्यक्तिगत रूप से कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कितने गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों, 2 ही गोल्ड मेडल है जो व्यक्तिगत रूप से आए हैं। ठीक है, ऐसे टीम वाइज की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा हॉकी लेकर आई। हॉकी की जो टीम है दोस्तों वो लगभग 8 गोल्ड मेडल अभी तक जीत चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों, नीरज चोपड़ा के अलावा कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है ओलंपिक में, तो वो थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे दोस्तों, अभिनव बिंद्रा। जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था दोस्तों, उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो शूटिंग से है। किससे है दोस्तों, शूटिंग से है, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि अपने राजस्थान से अगर ओलंपिक का प्रश्न बनता है ना, तो वो पैरा ओलंपिक से बनेगा। किससे बनेगा दोस्तों, पैरा ओलंपिक से। और वो एक नाम आपको याद रखना है, अवनी लखेरा, अवनी लेखरा, ये नाम है इनका। इनका संबंध किससे है दोस्तों, तो शूटिंग से है। पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या हासिल किया दोस्तों, एकमात्र ऐसी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने एक साथ कितने मेडल जीते हैं दोस्तों, 2 मेडल जीते हैं। एक गोल्ड जीता है इन्होंने और एक इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एक कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अवनी लखेरा किससे संबंधित है, पैरा ओलंपिक प्लेयर है जो कि दोस्तों किस खेल में खेलती है, तो आपको याद रखना है शूटिंग में इनका संबंध है। जयपुर के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर किससे चुना गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, अवनी लेखरा को चुना गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने सिख गुरु, ये सही कर लेना, सिख लिखा हुआ है ये, ठीक है, सिख गुरु तेज बहादुर सिंह की जो है दोस्तों हत्या करवा दी थी। आपको बताना है दोस्तों, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और अकबर। जी दोस्तों, याद रखना है, इसका जो सही उत्तर है तेज बहादुर जी की जो हत्या है दोस्तों वो किसने करवा दी थी, आपके औरंगजेब ने करवा दी थी, आपको ये याद रखना है। ठीक है,
जहांगीर जो था, इन्होंने भी एक सिख गुरु को फांसी चढ़वा दिया था दोस्तों। उनका नाम क्या था, ये आपको बताना है कमेंट करके जल्दी से। जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सज़ा दे दी थी? चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? जहांगीर, शाहजहां, अकबर और उपरोक्त सभी। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। दोस्तों याद रखना है, यदि चित्रकला के बारे में पूछा जाए तो चित्रकला में आपको जहांगीर का नाम याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जहांगीर क्यों प्रसिद्ध था दोस्तों? तो न्याय की जंजीर जो थी, इसके लिए आपको याद रखना है जो जहांगीर जो नाम है वो इनका प्रसिद्ध था दोस्तों। इन्होंने एक न्याय की जंजीर लगा दी थी सोने की, और किसी को भी न्याय चाहिए होता था तो वो क्या करता, उस जंजीर को बजा देता। जैसे मंदिर के आगे घंटी लगी होती है, उसी प्रकार की न्याय की जंजीर इन्होंने आगरा में लगाई थी, ठीक है। इसके अलावा शाहजहां का आपको प्रश्न पूछा जाए तो ये पूछा जाएगा कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में जो स्थापत्य कला है वो अपने चरम उत्सव पर थी? तो दोस्तों उनमें आपको याद रखना है शाहजहां, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? अल बरूनी के द्वारा, गुलबदन बेगम द्वारा, बाबर द्वारा या फिर हुमायूं द्वारा? जी दोस्तों, कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए दोस्तों, याद रखना है आपको, हुमायूं नामा की जो रचना है वो उसकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर दूसरा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? गुलबदन बेगम द्वारा की गई थी। बाबर ने जो रचना की थी दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। क्या लिखी थी दोस्तों? आत्मकथा लिखी थी। और उससे किस नाम से लिखी थी? तो दोस्तों तो आपको याद रखना है बाबरनामा, ठीक है, वो आपको याद रखना है। बाबर ने तो बाबरनामा खुद ने लिखी थी, लेकिन हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलबदन बेगम द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी दोस्तों? समुद्रगुप्त, स्कंदन गुप्त, कुमार गुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? दोस्तों याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके कुमार गुप्त द्वारा की गई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय जो आपके बिहार में है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ा था? तो उसका नाम है दोस्तों बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब ध्वस्त कर दिया गया था दोस्तों। इसमें कई सारे ऐसे ग्रंथ थे जो भारतीय इतिहास से रिलेटेड थे, उन्हें बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बख्तियार खिलजी कौन था दोस्तों? तो मोहम्मद गोरी के साथ में आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का साथी था बख्तियार खिलजी, ये भी आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। स्कंदन गुप्त से एक ही प्रश्न बनता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, स्कंदन गुप्त, ठीक है। इससे क्या प्रश्न बनता है आपको याद रखना है कि गुजरात में एक झील है, ठीक है, उसका नाम है सुदर्शन झील। क्या है? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो सर से सुदर्शन और सर से स्कंदन गुप्त, आपको याद रखना है। इसके द्वारा सुदर्शन झील का क्या करवाया जाता है? पुनर्निर्माण करवाया जाता है, विनिर्माण करवाया जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त का बता दिया, भारत का नेपोलियन है, और इसको है ना वीणा बजाने का बहुत शौक था, इसलिए इसने वीणा बजाते हुए सिक्के जारी किए थे समुद्रगुप्त ने, आपको ये भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये आपको जल्दी से बताना है दोस्तों। उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है कि इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, ये भगवान विष्णु का जो ये मंदिर है ये आपके उड़ीसा में स्थित है। यहाँ की जो है दोस्तों रथ यात्रा ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जिन्होंने शून्य की खोज की और पूरी गणित संरचना को ही बदल दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, पाइथागोरस, पणिनि, आर्यभट्ट या फिर श्रीनिवास रामानुजन।
चलिए याद रखना है दोस्तों, शून्य की खोज का जो श्रेय है वो आपको जाता है आर्यभट्ट को जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? कई बार अपन पढ़ चुके हैं तराइन के जो युद्ध हुए थे दोस्तों, कुल कितने युद्ध हुए थे? तो दोस्तों याद रखना है 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, पहला और दूसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध हुआ था, पहले जो युद्ध के अंदर कौन जीता था दोस्तों? तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे। दूसरे युद्ध में कौन जीता था? तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। और एक युद्ध और होता है, आपको वो कमेंट करके बताना है कि वो युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है तराइन का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। ठीक है, बात करें पहला युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद करना है 1191 और दूसरा युद्ध 1192 अगले ही साल होता है। ठीक है, एक चंदावर का युद्ध भी आता है। अगला युद्ध कौन सा याद रखना है आपको? चंदावर का युद्ध भी याद रखना है। चंदावर का जो युद्ध है दोस्तों वो आपके 1194 में लड़ा गया था। वो किस किस के बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी के बीच में लड़ा गया था, जयचंद के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है वो कौन से धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना है आपको, ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? श्रीगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त? जी दोस्तों, अभी अपन बात कर चुके हैं कुमारगुप्त ने कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, वीणा बजाते हुए सिक्के जारी किए थे। लेकिन इस गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली जो पिन कोड प्रणाली है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके जो पोस्टल एड्रेस है वहाँ पर आप 6 डिजिट का एक पिन कोड लगाते हैं, तो ये आपका कब से शुरू होता है ये आपको बताना है। 1956, 1965, 1972 या फिर 1979? जी दोस्तों याद रखना है 1972 में। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न फटाफट आपको बताना है कौन सा इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? हालांकि इसके आंकड़े बदलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो हाल ही में जो जारी किया गया है तो आपको याद रखना है। हालांकि ऐसे ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लगभग में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो लगभग आपको याद रखना है 64,000 किलोमीटर याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भारत में रेलवे लंबाई की कुल लंबाई कितनी है। हालांकि जो फिक्स आंकड़ा देखा जाए तो वो कितना है? 63,974, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 63,974 नहीं तो आप लगभग कितना याद रख लीजिए? 64,000 याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो आंकड़े पूछे जाते हैं ये आपको लगभग में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, 64,000, 65,000 ऐसे दे देंगे 1,000 के गैप में, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को क्या करना है दोस्तों? लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। और रेगुलर रूप से आपको क्लास अटेंड करते रहना है। धन्यवाद।